नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं हमारे सेफोलॉजिस्ट यानी चुनाव के एक्सपर्ट पार्थ प्रतिम दास। पार्थ, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम बात करेंगे गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों की। आपको मालूम ही है, गोवा में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे को चुनाव हो रहा है। 40 सीटें हैं और मेजोरिटी के लिए आपको किसी भी पार्टी को 21 सीटें चाहिए होती हैं। पार्थ, मुझे इस बात से बड़ी ईर्ष्या होती है कि आप लगातार गोवा घूम रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ जा करके जानकारी लेनी होती है। और गोवा जा करके जानकारी तो आप क्या लेते होंगे वो तो मुझे मालूम है। आप जो मस्ती कर रहे हैं उससे मुझे बहुत जलन होती है, लेकिन बहरहाल आप सेफोलॉजिस्ट भी हैं, इसलिए आप गोवा के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि गोवा अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जिसको लेकर के कौतूहल बना रहता है। सभी भारतीय वहाँ कम से कम एक बार जरूर जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो बार बार जाना चाहते हैं। वहाँ पर इस बार का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो और बार के चुनावों से किस तरह से अलग है? देखिए, गोवा में आपको समझना है सर पास्ट थोड़ा सा, तो 2017 में कांग्रेस को ज्यादा सीट आया था, 17 सीट आया था जी। बीजेपी को 13 आया था जी। लेकिन सरकार किसका बना? बीजेपी का बना जी। और कांग्रेस का जो 17 एमएलए है, इस बार अगर कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे उसमें 17 में सिर्फ एक ही कैंडिडेट लड़ रहा है। जो 17 एमएलए जीता था उसमें सब एक ही जीता, एक ही इस बार लड़ रहा है, दिगंबर कामाजी लड़ रहा है जी। तो बाकी सारे एमएलए डिफेक्शन हो गया, इधर उधर पार्टी में चला गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये इतना बड़ा डिफेक्शन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ये वोटिंग होने जा रहा है इस इलेक्शन में। तो देखना पड़ेगा जब ये गोवा का लोग उस इश्यू में कितना प्रभावित होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर, आपको समझना पड़ेगा जो गोवा में मनोहर पर्रिकर इसे, मतलब गोवा मतलब मनोहर पर्रिकर। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि ये पहला चुनाव है जब मनोहर पर्रिकर एज अ मेजर प्लेयर, एज अ मेजर बीजेपी प्लेयर नहीं होंगे। इसका गोवा के चुनाव पर, बीजेपी की बात बाद में करेंगे, गोवा के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बहुत प्रभाव है, आपको समझना है। देखिए, गोवा में माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है, मतलब आप क्रिश्चियन और मुस्लिम ऐड कर देंगे तो 24 है क्रिश्चियन, 8 है मुस्लिम, 32%, 32%। तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन का हिसाब से देखेंगे, ये समझ लीजिए जो मेजर बड़ा स्टेट जो है, मतलब इंडिया मेन लैंड का, मैं नॉर्थ ईस्ट का नहीं बात कर रहा हूँ, तो देखेंगे जम्मू कश्मीर और असम के बाद गोवा का माइनॉरिटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, परसेंटेज के हिसाब सबसे ज्यादा है। तो अगर इस सिनेरियो में बीजेपी का सरकार बनाना तो काफी चैलेंजिंग होता था। तो मनोहर पर्रिकर जी ने जो कर पाया था, जो है एक क्रिश्चियन वोट भी बीजेपी के लिए ले आ पाया। और आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दे रहा हूँ जी। बीजेपी का पिछले बार 13 एमएलए जीता था, उसमें 7 एमएलए था कैथलिक, मतलब क्रिश्चियन थे। तो मतलब समझ लीजिए, जैसे यूपी में हम लोग क्या देखते हैं, कोई मुस्लिम को टिकट नहीं बीजेपी देता है, लेकिन उधर स्ट्रेटेजी अलग है। उधर क्या है, बीजेपी क्रिश्चियन को भी टिकट देता है और वो जीत कर भी आता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी वोट लेकर जीत कर आता है। वो मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी के लिए एक सेट किया था। बीजेपी को मनोहर पर्रिकर ने वहां पर स्वीकार्य बना दिया था, एकदम गोवंश के बीच में। अभी क्या है, जब मतलब मनोहर पर्रिकर है, लोग देखता नहीं है वो बीजेपी है क्या है, उस तरीके से। अभी क्या है, जब मनोहर पर्रिकर नहीं है तब क्या है, इसके इम्पैक्ट में डेफिनेटली बीजेपी को थोड़ा डिसएडवांटेज देंगे। और एक चीज सर आपको समझना है, अभी गोवा में क्या है, इकोनॉमी चलता है 2 चीज में जी। एक है टूरिज्म और एक है माइनिंग। माइनिंग 2012 से बंद है, तो माइनिंग बंद होने, अभी टूरिज्म भी कोरोना के चलते हिट हुआ काफी, ठीक है। इवन अभी भी समझ लीजिए इस न्यू ईयर तक थोड़ा सा टूरिस्ट था, लेकिन उसके बाद जब 3rd फेज आ गया फिर से टूरिज्म बंद हो गया। तो जो टूरिज्म में समझ लीजिए जो लोगों ने डिपेंडेंट है, और ये 50-60% गोवा का लोग डिपेंडेंट है जी, बिल्कुल। तो क्या उनका इनकम लेवल कम हो गया, तो दे आर फीलिंग दैट हिट। सरकार की तरफ से जो मदद हुई है, कैश से हुई हो या राशन से हुई हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? देखिए, गोवा में से 5% लोग बिलो पॉवर्टी लेवल रहे जी। तो समझ लीजिए आप बिलो पॉवर्टी लेवल में कुछ हेल्प करना है तो 5% लोगों के पास ही पहुंचेगा। बाकी लोग तो गोवा में पर कैपिटा इनकम में आई थिंक इंडिया में फर्स्ट, मतलब टॉप 3 में आता है जी। तो क्या होगा, आपका जब इनकम लेवल कम है, पर कैपिटा इनकम में टॉप 3 में आते हो इंडिया में, आपका इनकम लेवल घट गया, तो क्या जो सोशल स्टेटस है वो सब भी कॉम्प्रोमाइज बहुत हो जाता है। तो लोगों का देखिए, गरीब लोगों का भी इनकम कम होने से प्रॉब्लम होता है, जो मिडिल क्लास है उसको भी इनकम करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपने एक इक्विलिब्रियम था वो बिगड़ गया, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक 4th वाला मैं बताऊंगा, वो है, चलिए आम आदमी पार्टी 2017 के इलेक्शन लड़ा था, इस बार सीरियसली लड़ रहा है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके लड़ रहा है, ठीक है, उन्होंने काफी प्रॉमिस कर रहा है। टीएमसी भी एंट्री किया, तो टीएमसी बंगाल इलेक्शन के बाद गोवा में गया, टीएमसी शायद नहीं गया, टीएमसी बोलना भी आई थिंक सही नहीं होगा, प्रशांत किशोर जी ने गया, बिल्कुल। और उधर टीएमसी का मतलब झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस चलते हुए
ये इलेक्शन भी इसलिए देखेंगे, बंगाल में काफी इंटरेस्ट है लोगों का। अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, बीजेपी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। पिछले 2 चुनाव उन्होंने चाहे जैसे भी जीत लिए थे, सरकार बनाई थी और 5-5 साल चलाई। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। ये बीजेपी के लिए सर्टेनली एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होगा उस एंटी इनकम्बेंसी उभर पाना। डेफिनेटली सर। अभी देखिए उधर एंटी इनकम्बेंसी है सर 3 लेवल में। एक गवर्नमेंट से खुश नहीं है, एक सीएम से खुश नहीं है और एक सिटिंग एमएलए से खुश नहीं है, ठीक है। और ये 10 साल का है। और एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अभी बीजेपी लड़ रहा है 40 सीट्स जी, 38 सीट्स दो उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए छोड़ दी है। नहीं 40 सीट से लड़ रहा है। अच्छा, 40 सीट से लड़ रहा है, ठीक है। अभी क्या है इसमें सर 40 सीट्स में जो एमएलए जो कैंडिडेट में लिस्ट है उसमें 22 लोग ऐसा है जो पिछले बार का सिटिंग एमएलए था। अच्छा, तो समझ ले मैं क्या बोला, सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है। तो इसका चलते हुए क्या होगा समझ लीजिए। और कांग्रेस का कितना सिटिंग एमएलए लड़ रहा है? 4। एक दिगंबर कामत है, लोबो ज्वाइन किया, माइकल लोबो, भास्को डा में बीजेपी ज्वाइन किया और सांगेम में आपका प्रसाद गांव का ज्वाइन किया, तो 4। और अलायंस में समझ लीजिए 5 आपका गोवा फॉरवर्ड पार्टी का विजय सरदेसाई, तो 22:5। ये भी एक इंपॉर्टेंट होगा, हमको देखना पड़ेगा जो 22 सीटिंग एमएलए लड़ रहा है बीजेपी सिंबल में इस बार, उसमें कितना सीट वो निकाल पाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, गोवा में हमने देखा है कि राजनीति की किसी भी पार्टी में हो, वो अपना चोला बदलने में देर नहीं लगाता है, तो वहां पर आइडियोलॉजी काम नहीं करती है शायद, लेकिन जो इंडिविजुअल है नेता वो काम करता है। हाँ। तो वैसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी ऐसे नेताओं पर फर्क डालती है? देखिए अभी समझ लीजिए सभी को जनरलाइज करना सही नहीं होगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए कुछ सीट है जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन समझ लीजिए 60% है जी, कांग्रेस से जीता था, बीजेपी में शिफ्ट हो गया, उनको टिकट मिला। अभी वो सारे सीटों में डेफिनेटली प्रॉब्लम पड़ेगा। तो क्या डेमोग्राफी वाइज देखना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए कांग्रेस से विश्वजीत राणे जीता, उन्होंने पार्टी छोड़ा, बीजेपी में गया, हेल्थ मिनिस्टर बना, लेकिन उस सीट का डेमोग्राफी ऐसा है जो हिंदू पॉपुलेशन समझ लीजिए 85% जी। तो उस सीटों में अब पार्टी चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है उसमें समझ लीजिए आप माइनॉरिटी वोट को लेकर कांग्रेस का सिंबल में आप जीतकर एमएलए बना है और अभी बीजेपी में चला गया है, बीजेपी सिंबल में टिकट मांगने जा रहा है, उसमें फर्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये फर्क है, आप समझ लीजिए। तो अभी आप और टीएमसी की बात कर रहे थे, आपने अपना जो कैंपेन था धीमे धीमे शुरू किया, अब उसको उठा करके काफी ऊंचा कर लिया है। टीएमसी ने शुरू में ही बहुत ज्यादा जो है अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया। मैं गया था जनवरी में गोवा, वहां पर तमाम गोवा में केवल टीएमसी का ही झंडा और बड़ा बड़ा होर्डिंग दिखाई दे रहा था। जब लग रहा था कि कोलकाता में आप आ गए, बड़ा कोई नेता ही नहीं है, लगता था भैया कोलकाता में तो नहीं है, हम कोलकाता में नहीं है। अब जो पता लगता है कि वहां पे टीएमसी बिल्कुल कहीं पर भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर नजर ही नहीं आ रही है। तो ये कैसे हो पाया कि एक ऐसी पार्टी, रीजनल पार्टी जो राष्ट्रीय एम्बिशन रखती है, सडनली छोटे से राज्य में जहां उनको लगा होगा कि वो शायद कांग्रेस की जो सपोर्ट बेस है उसमें सेंध लगा सकते हैं, एकदम से वो उनको ये क्यों लगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा अभी? देखिए अभी क्या 10 साल का बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी है, तो अभी देखिए वोटर क्या सोशल मीडिया का युग है, तो वोटर ना बहुत एवर रहता है, ठीक है। तो वोटर को क्या लग रहा है, जैसे समझ लीजिए मैं बीजेपी से नाराज हूँ, बीजेपी का सरकार हटाना चाहता हूँ, तो कौन सरकार बना सकता है? अच्छा, विनेबिलिटी। अभी क्या है समझ लीजिए गोवा बहुत छोटा है, समझ लीजिए गोवा में सर 6600 वोट में भी कोई एमएलए बन सकता है, आप समझ रहे हैं। मतलब अब 30,000 33,000 वोट, मतलब एक जेडपी इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन में जितना है उस तरीके से, तो इसलिए कि इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटा है, आपका आजू बाजू में समझ लीजिए 2-3 हजार वोट में अगर आपका कंट्रोल है, होल्ड है, तो आप एमएलए बन सकता है। तो टीएमसी आपने भी शायद इसीलिए चूज किया कि अगर उधर जाएंगे, एक नेटवर्क खड़ा करेंगे, एक लीडर क्रिएट करेंगे, तब क्या होगा जो उसका बलबूते में कुछ वोट लेकर आएंगे, तो 6,000-7,000 वोट से मेरा एमएलए बन सकता है और 3-4 कॉर्नर फाइट हो जाएगा, तो आसानी होगा। उनको लग रहा था कि राह आसान होगी एक और स्टेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। लेकिन क्या हुआ देखेंगे, दोनों का आम आदमी पार्टी का जो लग रहा है, जो पहले जितना था कि अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक है, लोकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं बना पाया, तो इसीलिए क्या है वो जितना ग्राफ था अभी ऑलमोस्ट टेपर अप हो गया। अच्छा, टीएमसी ने क्या किया, टीएमसी ने देखिए ममता बनर्जी ऐसा नहीं जाकर बैठा हुआ है, ये ऐसे नहीं अभिषेक बनर्जी जाकर बैठा हुआ है, उधर आईपैक बैठा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ये बहुत फर्क है, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जी। एक पार्टी का काम
कोई समझ लीजिए एक और दूसरा एक एजेंसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया है, तो उसने काम करने गया। अच्छा। तो इसका इम्पैक्ट क्या समझ लीजिए, इसने मुझे लग रहा है, और जब गया था तो एक लोगों का भी एक आइडिया हो गया था कि टीम से बहुत पैसा लेकर आया है, ठीक है। तो इनिशियली सभी को लग रहा है पैसा लेकर आया, कुछ पैसा इनकम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज जब गया, लेकिन फाइनली जब इलेक्शन आता है, लोग सरकार चुनता है, ठीक है, सरकार को आया चुनता है, नहीं तो किसी को हराता है। तो उस ब्रैकेट में आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी और टीएमसी ये ब्रैकेट में अभी नहीं आ पा रहा है, मेरा जितना ग्राउंड रीडिंग है, ठीक है। तो लेकिन आप अभी भी फाइट में है? नहीं, आप समझ लीजिए मैक्सिमम 3-4 सीटों में फाइट में है, उसका बाद आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा फाइट में नहीं है। टीएमसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए ऐसे 3-4 सीटों में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीएमसी कोई प्रभाव छोड़ पाए। ठीक है, एक ऐसे नेता की बात करते हैं जो संभवतः प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपनी मनचाही पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्पल पर्रिकर की, जो मनोहर पर्रिकर के पुत्र हैं, और उन्होंने सीट के लिए टिकट मांगा था जहाँ से उनके पिताजी लड़ते थे। बीजेपी ने बहुत सोचा और इनकार कर दिया। तो उत्पल पर्रिकर किसी पार्टी में नहीं गए, उन्होंने कहा मैं स्वतंत्र लड़ूंगा और चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। उत्पल पर्रिकर का बीजेपी से लड़ना क्या बीजेपी के लिए नुकसानदेह है? और दूसरा इसी का सवाल का अंग यह है कि उत्पल पर्रिकर क्या बीजेपी के बिना चुनाव जीतने की परिस्थिति में होंगे? अच्छा, तो देखिए उत्पल पर्रिकर, देखिए मनोहर पर्रिकर बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन उत्पल पर्रिकर अभी भी मेरा जितना रीडिंग है, जैसे पैन गोवा इम्पैक्ट उनका इम्पैक्ट नहीं है। उनका इम्पैक्ट है 2 सीटों में, आपको बता रहा हूँ, पनाजी और तलियागांव, ठीक है। ये दोनों सीटों में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अभी उन्होंने इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। उधर एक उनका जो शाश्वत करके जो कम्युनिटी है, मतलब ब्राह्मण का एक पार्ट है, सारस्वत ब्राह्मण, तो वो सारस्वत ब्राह्मण का अच्छा खासा वोट है उस सीटों में। तो वो सीटों में अच्छा फाइट में है, ऐसा नहीं है जैसे सर एकदम फाइट में नहीं है। नहीं, उत्पल पर्रिकर जो पनाजी सीट से लड़ा उसमें अच्छा फाइट में। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये बोलना सर बहुत मुश्किल है एट दिस मोमेंट। बस मेरा आखिरी सवाल है, गोवा छोटा सा राज्य है, 40 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर नेता जैसे मैंने कहा प्रधान होता है। तो ऐसी कुछ सीट्स का नाम बताइए जहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंट फाइट्स हम देख पाएंगे इस बार गोवा में। हाँ, देखिए सभी का जो इंटरेस्ट रहेगा, आपसे कलंगुट है जी, सब लोग घूमने जाता है, नॉर्थ गोवा जाता है, कलंगुट जाता है। बिल्कुल। माइकल लोबो बीजेपी का मिनिस्टर था, एमएलए था, कांग्रेस ज्वाइन किया, उस सीट में सभी का इम्पैक्ट ये रहेगा। आपका फतरोडा सीट है जहाँ पर गोवा फॉरवर्ड पार्टी से विजय सरदेसाई लड़ रहा है, साउथ गोवा में, वो इंटरेस्टिंग सीट होगा। एक सीट है दाबोलिम, ठीक है, उधर एक नेवी का एक कैप्टन जी कांग्रेस टिकट में लड़ रहा है, कैप्टन विराटो करके, उस सीटों में इंटरेस्ट आपका सभी का रहेगा, ठीक है। फिर आप दिगंबर कामत का जी, उनका सीट में आई थिंक सभी का इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। आप विश्वेश्वरा ने पोरियम भालपोई, उन्होंने एक सीट लड़ा है, उनका वाइफ एक सीट लड़ा है, पोरियम भालपोई। और बीजेपी के जो भी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ देखिए उनका सीट लोग मतलब जो ग्राउंड रेटिंग है जीत जाएंगे शायद, लेकिन फंसा हुआ है। अच्छा, इस समय थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः चुनाव फिर वही वहाँ पर बाइपोलर हो गया है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आप मानेंगे? हाँ देखिए एटलीस्ट 30 सीट्स में अच्छा फाइट ऐसा है। उधर एमजीपी करके एक लोकल पार्टी है, सुनील धावलकर जी का पार्टी है, वो भी अच्छा खासा 5-6 सीट में लड़ रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए 40 में ऐसे 30 सीट्स है जहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का फाइट है, और बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी मेरा जितना ग्राउंड रेटिंग है थोड़ा सा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर कांग्रेस को थोड़ा सा एडवांटेज इस इलेक्शन में लग रहा है। अर्था, आपको इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो गोवा पर इस विशेष कार्यक्रम में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सभी खबरों के लिए TV9 डिजिटल से हमेशा जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।